Hello students, welcome back to Clarity Concepts, Unleashing the Conceptual Learning. Have you ever wondered, आपने कभी सोचा है कि ये बिग स्ट्रक्चर्स, ये एयरक्राफ्ट जैसी बड़ी स्ट्रक्चर या ऐसी बड़ी बॉडीज़ को एक्सपेरिमेंटली कैसे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते होंगे? कभी सोचा आपने कि हाउ आर द परफॉर्मेंसेज ऑफ एयरक्राफ्ट बीइंग टेस्टेड? अनाउंसी मैं ये एक सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? एयरक्राफ्ट का डायमेंशन अगर देखोगे आप, एयरक्राफ्ट का मैं एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ, जो पैसेंजर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो होती है नॉर्मली, इनकी जो अगर लेंथ देखोगे ना तो दिस इज अबाउट 74-75 मीटर्स, और ये जो इनके स्पैन है टॉप व्यू से वो कितना है, लगभग 65 मीटर्स के आसपास है। अब 75 मीटर्स कोई छोटा नंबर नहीं है। आपके रेसिडेंशियल घर में ये अगर फ्लोर है, ये सीलिंग है, इनका डिस्टेंस कितना है पता है? फ्लोर से सीलिंग का डिस्टेंस 3 मीटर है खाली, और ये आप 75 मीटर्स की बात कर रहे हो। 75 मीटर की मुझे वर्टिकल बिल्डिंग बनानी पड़ेगी तो कितना कितना मंजिल जाएगी? 25 फ्लोर्स, तो 25 3 75 बनेगा लगभग। आप सोचिए इतनी मंजिल वाली हाइट की बिल्डिंग को पूरा खाली एयरक्राफ्ट कवर करता है, इतनी बड़ी इसकी लेंथ है। अब इस लेंथ, नॉट ओनली लेंथ, आप देखिए ये चीज़, ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है 10,000 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से, मतलब 10 किलोमीटर की हाइट पे 10 किलोमीटर वर्टिकली अब फ्लाई करता है वो, और वो भी स्पीड कितनी होती है? मोर देन 1000 किलोमीटर्स पर आवर। अब क्या आपको लगता है कि जब भी ये पहली बार बनाया गया होगा और लोगों ने टेस्ट किया होगा, कि ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई नया कंसेप्ट लेके आ गए और पैसेंजर को बिठा दिया और बोल दिया कि अब टेस्ट करते हैं, अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो मतलब ब्रश हो जाएगा, दिक्कत है। ऐसा हम नहीं कर सकते ना। तो आपको इवन बिफोर अ फर्स्ट फ्लाइट, तो इन रियलिस्टिक सिचुएशन में ये कैसे बिहेव करेगा, लोगों ने कैसे प्रूव किया होगा, लोगों ने कैसे टेस्ट किया होगा कि भाई रियलिस्टिक सिचुएशन जो उसको फेस करनी है, जो एक 10,000 मीटर की हाइट पे जो 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर फ्लाई करेगा, तो जो विंड आएगी उसका फोर्सेस क्या होगा, क्या उसका ये एयरक्राफ्ट का ऐसा कोई स्ट्रक्चर उसको रेजिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये सवाल, सारे सवाल का जवाब कैसे दिए होंगे? एक्सपेरिमेंट से देते हैं हम लोग, बट एक्सपेरिमेंट ग्राउंड पे कैसे करें? एक तरीका तो ये होता है कि भाई आप उतनी ही स्पीड से विंड को ब्लो कराओ, बट क्या इतना बड़ा स्ट्रक्चर को 65 मीटर का स्पैन, 75 मीटर्स की जो लेंथ है, इसका मतलब जानते हो आप कितना है? ये लगभग इंडिया में तो आप सब लोग पता है क्रिकेट का बहुत क्रेज होता है। क्रिकेट स्टेडियम की नॉर्मल बाउंड्रीज लगभग 70-75 मीटर्स की होती है। तो ये पूरा एक क्रिकेट स्टेडियम की बाउंड्री जितना हो गया। रोहित शर्मा छक्का यहाँ से मारता ना, यहाँ तक पहुँचता है बॉल। यू कैन इमेजिन द लेंथ ऑफ द एयरक्राफ्ट। अब उस केस में हम एक्सपेरिमेंट इस पर नहीं कर सकते डायरेक्टली एक बड़े स्केल पे। तो लोग क्या करते हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ लोग क्या करते हैं। इसका जवाब जो है ना, वो आपको आंसर देगा प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डायमेंशन एनालिसिस। ये एक ऐसा कह सकते हो स्टडी है जहाँ पर लोग रियल स्केल पे एक्चुअल डायमेंशंस पे टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको स्केल डाउन करते हैं, उसका छोटा वर्जन बनाते हैं, और उस छोटे वर्जन के सामने ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं ग्राउंड पे, ताकि वो कंडीशंस बड़े वर्जन पे एज इट इज उसको फील करनी पड़ रही है, और टेस्टिंग छोटे मॉडल पे करता है। और छोटे मॉडल के ऊपर जो फोर्सेस आते लगते हैं, जो लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है, जो ड्रैग फोर्स जनरेट होता है, उसकी वैल्यू को टैप करते हैं, और इसी वैल्यूज को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं बड़े वर्जन के लिए, और फिर टेस्ट करते हैं कि भाई ये बड़ा वर्जन सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। बट यहाँ पर सवाल ये है, मतलब कि आप दो अलग अलग सिस्टम को लिंक कर रहे हैं। एक बड़ा वर्जन जो आपका रियल स्केल है, एक छोटा वर्जन जो आपका स्केल डाउन मॉडल है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकल रहा है उसको बड़े वर्जन के लिए एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। तो ये सिस्टम के बीच का जो ब्रिज आप कह सकते हो, जो ब्रिज बनाना है, कौन सा फैक्टर से आपके मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेंगे, वो सारा काम ये लोग करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डायमेंशन, ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है आज के डेट में फ्लूइड के एक्सपेरिमेंटल एरिया का, राइट, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो एक तो एयरक्राफ्ट का दिया, बट खाली एयरक्राफ्ट की ही नहीं, मैं आपको इतने सारे एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, यू विल रियली बी अमेज्ड कि ये कैसे करते होंगे। आप देखिए डैम जो है, डैम आर कंस्ट्रक्टेड टू ब्लॉक द पाथ ऑफ द वाटर थ्रू द रिवर। और ये डैम की जो विड्थ होती है, आप सरदार सरोवर डैम गए होंगे गुजरात में, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्ड किया हुआ है, टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा रिवर के अगेंस्ट उसके ऊपर बांधा हुआ है। उसकी स्पैन कितनी है? 1 किलोमीटर के ऊपर है, मोर देन 1 किलोमीटर। अब कोई सिविल इंजीनियर बोलता है कि भाई मुझे ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब ये डिज़ाइन कर रहे होंगे तो किसी तो सोचा होगा ना कि हाउ डू आई मेक श्योर कि ये बनाऊंगा तो ये 1 किलोमीटर वाइड डैम जो है वो इस पानी को रोक पाएगा। क्या पता अगर डैम तोड़ के पानी निकल गया तो एवरीथिंग विल बी डैमेज्ड, और ऐसा भी आप रिस्क नहीं ले सकते। तो इस केस में भी रियल सिनेरियो में आप कभी भी इसको टेस्ट नहीं कर सकते। आप ऐसा तो है नहीं कि
140 मीटर की, क्योंकि ये इफ़ यू टॉक अबाउट सरदार सरोवर डैम, वहाँ पर 140-150 मीटर्स की हाइट तक आपका मेजर हाइट तो मैक्सिमम हाइट बहुत ज़्यादा है, तो 130 मीटर का तो पानी भरा रहता है रिजर्वायर में। अब 130 मीटर का पानी, इतना बड़ा पानी तो लेके नहीं आओगे टेस्ट करने के लिए कभी भी, तो रियल सिनेरियो में आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, इसका स्केलर मॉडल रेडी करते हो और स्केलर मॉडल पर एक्सपेरिमेंट्स करते हो। उस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिला है उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हो आपके रिजल्ट के लिए, डिज़ाइन के लिए, राइट। तो इसमें भी ये डायमेंशनल एनालिसिस ने और प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया हुआ है। फिर बड़े बड़े स्ट्रक्चर, शिप्स, आप शिप्स को देख लो, इसी शिप्स को आप रियल स्केल में कभी टेस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू कम टू स्केलर मॉडल। तो स्केलर मॉडल बेसिकली क्या है? अब देखिए, जब मैं कहता हूं कि अभी तो मैं कह रहा हूं स्केल डाउन, तीनों एग्जाम्पल स्केल डाउन के दिखाए, बट कई सिचुएशंस में स्केल अप भी करना पड़ता है। मतलब कि जैसे अगर मान लो ये मेरा फोन है, अभी तो ये लेजर पॉइंटर है, बट आप मान लो कि ये फोन है और फोन में बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट्स है, रेजिस्टर्स है, इलेक्ट्रोड्स है सर्किट के ऊपर, और वो हीट करता है, तो उसका बहुत सारा कह सकते हो कि हीट डेसिपेट करने का मैकेनिज्म भी है। अब जब हीट डेसिपेट करता है फोन के आसपास से, तो बहुत छोटे छोटे रास्ते से आपका एयर का फ्लो होता है। इसके ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करनी है डिजाइन के टाइम पे, तो इस वर्जन को स्केल अप करना पड़ेगा ताकि आप ह्यूमन बीइंग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर पाए, ह्यूमन स्केल के ऊपर, ठीक है। इसलिए इसको बड़ा करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलैरिटी जो है ना, वो दोनों तरीके के लिए फेवरेबल है। या तो आप बहुत बड़ी चीज को स्केल डाउन कर लो, या बहुत छोटे चीज को स्केल अप कर लो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्च हुआ था जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए है। नाउ टारगेटेड डिलीवरी मतलब क्या कि माइक्रोमीटर की डायमीटर की चैनल्स के अंदर से आपका फ्लूइड का फ्लो होता है, तो उस पर अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको थोड़ा डायमेंशन बड़ा करना पड़ेगा, स्केल अप करना पड़ेगा, राइट। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी है क्या? ये सिमिलैरिटी तो जैसे ये बताया कि अगर आपके पास कार का एक मॉडल है, कार का एक रियल फुल फ्लेज्ड फुल स्केल एक्चुअल एंटिटी है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। जो रियल चीज उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। और स्केल डाउन कर रहे हो या फिर स्केल अप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं मॉडल। तो ये आपका मॉडल कार है किसका? ये रियल कार का, जो कि प्रोटोटाइप की कार है। अब आपको ये चेक करना है कि ये कार जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, तो ये जो विंड फोर्स जो इसके ऊपर लगेंगे वो विस्ट्रिंग करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने स्केलर मॉडल बनाया, बट जब बनाते टाइम स्केलर मॉडल बनाने के टाइम पे ये एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी आप डिजाइन करने के टाइम पे 3 चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। कौन सी? ये जो दोनों के 2 सिस्टम है यहाँ पे, एक प्रोटोटाइप सिस्टम है, एक मॉडल सिस्टम है। इन दोनों के बीच में 3 टाइप की सिमिलैरिटी होना बहुत जरूरी है। एक ज्योमेट्रिक, दूसरी काइनेमेटिक, तीसरी डायनेमिक। अगर 3 टाइप की सिमिलैरिटी है ना, तीनों 3 टाइप की, तो ही इसकी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो सक्सेसफुल जाएंगे। अगर एक भी सिमिलैरिटी नहीं है तो फिर आप कह सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत एरर वाला है, और कोई भरोसा नहीं है कि एक्चुअल्स आपकी जो प्रोटोटाइप कार है वो उस तरह से बिहेव करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो अब ये तीनों क्या है देखते हैं। सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी। अब ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी और कुछ नहीं है, इट इज रिफ्लेक्टिंग दी सिमिलैरिटी इन शेप। मतलब कि अगर आपका रियल एंटिटी ऐसा कोई सिलिंड्रिकल शेप का हो, तो आपका जो प्रोटोटाइप होगा, सॉरी आपका जो मॉडल होगा वो भी सिलेंडर ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिलिंड्रिकल शेप का आपका ज्योमेट्री है, प्रोटोटाइप है, और आप मॉडल बना रहे हैं क्यूबिकल। ऐसा नहीं, आप जो मॉडल बना रहे हैं स्केल डाउन, उसका शेप भी प्रिजर्व होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। क्यूबिकल होगा तो आपका क्यूब, हाँ वो अलग बात है कि आपका जो डायमेंशन है कम हो जाए, क्योंकि स्केल डाउन कर रहे हो। ये d था तो ये d/2 हो गया, और ये आपका h था तो ये h/2 हो गया। समझ में आ रहा है? तो प्रोपोर्शनली स्केल डाउन होना चाहिए। सिमिलरली क्यूब का आपका छोटा क्यूब हो गया। अगर आपका कोई प्रिज्मेटिक ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रिज्मेटिक ही दिखना चाहिए। स्केल डाउन हो रहा है वो अलग बात है, लेंथ वाइज। तो इन ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी सिस्टम मतलब ये दोनों सिस्टम, प्रोटोटाइप और मॉडल, in geometrically similar system, the ratio of any length in one system मतलब model to the corresponding length in other system मतलब prototype is same everywhere। मतलब क्या? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये h/h/2 करता हूं, सपोज h डिवाइडेड बाय h/2, कितना आंसर आएगा? ये आपका हो जाएगा 1/2 ऊपर जाएगा, ये कैंसिल, ये आपका आया 2। तो h/h/2 के तो 2 आंसर आया। अब यही चीज मैं d/d/2 करता हूं डायमीटर को, तो d डिवाइडेड बाय d/2, ये डायमीटर एक्चुअल का, डायमीटर मॉडल का, कैंसिल आउट 1/2 ऊपर गया तो आंसर 2। मतलब ये चीज सिमिलर है। तो आप कोई भी डायमेंशंस इसके लो और उसे करस्पॉन्डिंग डायमेंशन इसके लो, उसका रेशियो निकला 2 ही आपका आएगा, ठीक है। और उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर है तो स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। सेकेंड
काइनेमेटिक सिमिलरिटी, आपका मॉडल, प्रोटोटाइप और मॉडल में काइनेमेटिक सिमिलरिटी होना मतलब क्या? सिमिलरिटी इन काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज या काइनेमेटिक्स मतलब मोशन, बेसिकली मोशन। तो जो भी चीज है उसके बीच में सिमिलरिटी ऑफ मोशन होना जरूरी है कि भाई यहां पर जो मोशन हो रहा है, स्ट्रीमलाइन पैटर्न जो जा रही है, वो मॉडल के ऊपर भी वही जाना चाहिए, राइट? तो आप कह सकते हो काइनेमेटिक सिमिलरिटी इज सिमिलरिटी ऑफ मोशन बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप, and you can say the streamline pattern formed around the model and prototype are geometrically similar in kinematic similar flows। अगर काइनेमेटिकली सिमिलर है तो सपोज यहाँ पर से फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो ये आपकी स्ट्रीमलाइन ऐसे बैंड होकर जा रही है, ऐसा आपका पैटर्न बन रहा है स्ट्रीमलाइन का, ऐसा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही बनेगा पैटर्न। आपका शेप जो होगा, हाँ वो लेंथ अलग अलग होगी, वो अलग बात है, बट ये दिखेगा सिमिलर ही, ठीक है? इसको बोलते हैं ये खुद भी ज्योमेट्रिकली सिमिलर होगा काइनेमेटिक पैटर्न्स। और यहाँ पर एक और चीज, काइनेमेटिक सिमिलरिटी अगर प्रिजर्व करनी है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी मस्ट है, क्योंकि अगर ज्योमेट्री आपने मान लो बदल दी, इसकी ज्योमेट्रिक सिमिलर दो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपका काइनेमेटिक पैटर्न कभी सिमिलर आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द काइनेमेटिक सिमिलरिटी टू बी अचीव्ड। क्लियर? ये दूसरी चीज हुई कि जब भी आपको दो सिस्टम में एक्सपेरिमेंट करने हैं, एक्चुअल से स्केल डाउन कर रहे हैं, जो तीन फैक्टर कंसीडर करना है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी, और थर्ड आपका है डायनामिक सिमिलरिटी। अब ये क्या है? डायनामिक सिमिलरिटी, सिमिलरिटी बिटवीन दी फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब ड्रैग फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, कि आपका यहां पर जो फोर्स लगता है और यहां पर जो फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनली सेम होने चाहिए। मतलब कि यहां पर आप ले रहे हो सपोज ड्रैग फोर्स लगा एफडी, और मान लो कि आपकी कार का थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है वो सपोज एफटी, तो एफडी बाई एफटी जब करते हो द रेशियो ऑफ फोर्सेस इन रियल केस प्रोटोटाइप में, तो यहां पर भी जब एफडी निकालते हो और एफटी निकालते हो, तो ये रेशियो भले उसकी वैल्यू छोटी होगी, देखो बिकॉज ये आपका स्केल डाउन मॉडल है, तो यहां पर वैल्यू आपकी छोटी होगी, यहां वैल्यू आपकी बड़ी होगी, तो ये रेशियो जो है वो सेम आना चाहिए। दैट इज डायनामिक सिमिलरिटी। मतलब डायनामिक सिमिलरिटी इज द सिमिलरिटी ऑफ फोर्सेस बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप। अगर थोड़ा और इसको खींचो, दैट इज इन डायनामिक सिमिलर सिस्टम्स द रेशियो ऑफ magnitude of any two forces in one system must be same as the magnitude of ratio of corresponding forces into other system। इसका मीनिंग क्या होता है कि ज्योमेट्रिक सिमिलर सिस्टम्स अगर है तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी टू फोर्सेस, तो इस केस में रेशियो ऑफ ड्रैग एंड थ्रस्ट फोर्स जो हमने निकाला इन वन सिस्टम मतलब प्रोटोटाइप में मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ मैग्नीट्यूड रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग फोर्सेस। मतलब अगर इसमें आएंगे सेकंड सिस्टम में तो ड्रैग और थ्रस्ट निकालो, उसका रेशियो निकालो, तो ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल होना जरूरी है। इसका मीनिंग ये है, दैट इज डायनामिक सिमिलरिटी। अगर तीनों सिमिलरिटी अचीव हो गई तो आप कह सकते हो कि भाई आपका एक्सपेरिमेंट सेटअप जो है वो सही जाएगा, और जो यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल रहा है उसको आप एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट आपका फाइनल एस्टिमेशन निकाल सकते हो कि एक्चुअल बॉडी कैसे बिहेव करेगा, एक्चुअल आपका ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा। अब कुछ फोर्सेस है जो अभी हम बात कर रहे थे ड्रैग और थर्स्ट फोर्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के जो हम बात करेंगे तो बहुत सारे फोर्सेस है। एक होता है विस्कस फोर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफपी, एक होता है प्रेशर फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है कैपिलरी फोर्स, एक होता है कंप्रेसिबल, ऐसे बहुत से फोर्सेस है। अब इनका रेशियोज जो है अलग अलग, अब वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। जो भी आपका फिजिक्स है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, वो कौन से फोर्स से गवर्न होता है या कौन से रेशियो से गवर्न होता है, वो रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट आपको दे दूँ तो एक होता है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। एक होता है फ्रॉड्स नंबर दैट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एक होता है मैक नंबर रेशियो ऑफ इनर्शिया बाय कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। देन वेबर नंबर रेशियो ऑफ इनर्शिया बाय सरफेस टेंशन फोर्स। यूलर नंबर रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स बाय इनर्शिया फोर्स। अब ये जो रेशियोज है आपको पहले ये देखना है कि मेरे लिए कौन सा डायमेंशनलेस नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। वो कैसे पता पड़ेगा? वो डिपेंड करेगा आपका जो फिजिक्स है वो किस तरह का है, कौन सा फोर्स ज्यादा रोल प्ले करता है। आप कहते हो कि भाई नहीं, जैसे हम ये कार की बात करें तो कार वाले केस में इनर्शिया फोर्स विस्कस फोर्स की इफेक्ट ज्यादा आएगी कंपेयर टू कंप्रेसिबिलिटी या सरफेस टेंशन या ये सब नहीं आएगा, मेजोरिटी इसमें आएगा। तो कार वाले केस में आपका रेनॉल्ड्स नंबर दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं तो क्लैरिटी आएगा। तो लेट्स से a drag force acting on a car has to be determined when it travels at 25 मीटर पर सेकेंड। तो अभी आप इमेजिन करो कि आप एक इंजीनियर हो, कार जैसी कोई चीज अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप पहली बार हो जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपने ऐसा कंसेप्ट डिराइव किया है। हाइपोथेटिकली आप देख रहे हो कि नहीं ऐसी बड़ी कार, ऐसा बड़ा कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ट्रैवल में हेल्प करेगी। तो आप क्या जानना चाहते हो? आप जानना चाहते हो कि भाई मेरी कार जो है अगर वो 25 मीटर पर सेकेंड से जाएगी तो उसके ऊपर कितना ड्रैग लगेगा वो फाइंड करना है।
A wind tunnel experiment is designed to determine the drag force using a scaled down model having length 1 meter and scaled down factor 1:4. विंड टनल टेस्टिंग क्या होता है पता है? जैसे एक कन्वेंशनल एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपका विंड टनल से, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार का मॉडल आपने डिराइव किया, एक्चुअल लेंथ अभी कितनी होगी कार की, ये 4 मीटर सपोज होगी। ये मैंने कैसे बताया? बिकॉज रेशियो बताया है 1:4 और आपका मॉडल की लेंथ बताई 1 मीटर, तो ये आपका मॉडल की जो लेंथ है वो 1 मीटर की है, ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर ये होगी, रेशियो आपका 1:4 है, तो मॉडल 1 है तो आपका प्रोटोटाइप क्या होगा? 4 होगा, तो ये 4 मीटर की एक्चुअल लेंथ है। अब टेस्टिंग आप इस पे नहीं कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट आप इस पे कर रहे हो, और यहां पर जो फोर्स मिल रहा है उस फोर्स की वैल्यू को रियल में कितना लग रहा होगा वो एस्टिमेट कर रहे हो। तो एक्सपेरिमेंट जब यहां पर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? विंड टनल यूज कर रहे हो। विंड टनल क्या होता है? फैसिलिटी होता है, आपका एक आर्टिफिशियल एम्बियंस होता है कि आप उस कार को चलाते नहीं हो, कार को ऐसे रखते हो और उसके ऊपर से विंड फ्लो कराते हो एक पर्टिकुलर स्पीड से। अब ये स्पीड भी कितनी होगी वो भी जानना होगा। देखो यहां पे दिया होगा कि डिटरमाइन द विंड वेलोसिटी इन द टनल। आपकी एक्चुअल कार जो है वो 25 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मतलब वीपी जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है। तो वीपी अगर 25 मीटर पर सेकंड पे जाएगी तो वहां पे ड्रैग फोर्स फाइंड करना होगा। तो मेरे विंड टनल में ये कार के मॉडल के ऊपर से कितनी स्पीड से फ्लो कराना होगा, तो दोनों सिमिलर होगा, ठीक है, वो जानना होगा। दूसरा पूछा है कि फाइंड आउट द ड्रैग फोर्स ऑन द एक्चुअल कार इफ ड्रैग फोर्स ऑन द कार मॉडल इज फाउंड टू बी 600। मतलब कि आपने विंड ब्लो कराया, आपको ये पता पड़ा कि भाई ड्रैग फोर्स जो मॉडल के ऊपर है एफ डी इन मॉडल इज 600 न्यूटन, तो एक्चुअल कार जब 25 मीटर पर सेकंड से जाएगी तो कितना ड्रैग फोर्स लगता होगा, मतलब आपको फाइंड करना है ड्रैग फोर्स फॉर द मॉडल। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है कि भाई ये इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है। तो मैं आपको अभी तो बता दे रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका रेनॉल्ड्स नंबर जो है दोनों में मैच करना चाहिए, क्योंकि इनर्शिया फोर्स और विस्कस पर ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है इसके फिजिक्स में। तो हम कहेंगे भाई रेनॉल्ड्स नंबर फॉर प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर फॉर मॉडल। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, देन डी मतलब लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल टू रो वी एल बाय म्यू होता है रेनॉल्ड्स नंबर, शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मॉडल, वी ऑफ मॉडल, एल ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मॉडल। अब यहां पर भी आपकी कार एयर में ही जाने वाली है, आप भी विंड टनल यूज कर रहे तो आपका भी एयर ही है, तो दोनों का डेंसिटी और विस्कोसिटी सेम होगा बिकॉज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एयर। तो मॉडल में भी हवा उड़ रही है, यहां पर भी हवा जाने वाली है, तो ये डेंसिटी कैंसल, ये कैंसल, बिकॉज दोनों ही केस में आपका एयर ही होने वाला है। दैट मीन्स वीपी एलपी इक्वल्स टू वीएम एलएम। अब प्रोटोटाइप में वेलोसिटी कितनी है मुझे पता है 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये 25 कर दूंगा मैं। लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप क्या है? 4 मीटर। कैसे निकाला मैंने? ये 1 था तो उसको 4 टाइम्स बड़ा करके 4 निकाल दिया, तो ये 4 है, इज इंटू 4 इज इक्वल्स टू वी एम। मुझे नहीं पता है कि मॉडल में कितनी स्पीड से मेरी विंड ब्लो करानी चाहिए, और एल एम कितना है? एल एम मेरा 1 मीटर है, तो वी एम क्या निकलेगा? वी एम इज 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मीनिंग समझो क्या होता है कि अगर रियल सिचुएशन में मेरी कार 25 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो उस टाइम पर इसको जो फोर्स फील हो रहा है उसको एस्टिमेट करना है। तो मुझे मॉडल जो मैंने 1:4 दिया हुआ है, तो मॉडल के ऊपर से 100 मीटर पर सेकंड से मुझे विंड ब्लो करानी पड़ेगी, तब जाके मुझे फिजिक्स सही मिलेगा। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया, वेलोसिटी। दूसरा है ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स पता है क्या होता है? ड्रैग फोर्स के लिए दोनों केस में रेशियो ऑफ द फोर्सेस शुड बी सिमिलर। तो हम ये कहेंगे CD दैट इज ड्रैग फोर्स कोएफिशिएंट फॉर मॉडल शुड बी इक्वल टू CD फॉर प्रोटोटाइप। अब ये देखिए, ये सर ना, ये मैं जो लिख रहा हूँ फिजिक्स के हिसाब से लिख रहा हूँ, आपको इसका थरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब ये हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बट हमारे केस में अब रियलिटी में अगर आपको प्रॉब्लम कर रहे हो और आपको जानना है कि भाई कौन से डायमेंशनलेस नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए मान के चलो कि ड्रैग फोर्स कोएफिशिएंट जो मैं बता रहा हूँ वो फिजिक्स को गवर्न कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ड्रैग फोर्स फॉर मॉडल, ये रेशियो क्या है? CD इज ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय 1/2 रो, आप कह सकते हो L स्क्वायर एंड V स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर एंड V स्क्वायर, 1/2 रो A L स्क्वायर एंड रो LM स्क्वायर एंड VM स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू FD फॉर प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय 1/2 रो LP स्क्वायर VP स्क्वायर। अब ये कैंसिल 1/2 रो। मुझे LM LP का इतना नहीं पता, इसको मुझे क्या फाइंड करना है? आई वांट टू नो द ड्रैग फोर्स ऑन द एक्चुअल का, मतलब आई वांट टू नो FDP। तो FDP क्या होगा? ड्रैग फोर्स ऑन प्रोटोटाइप। इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा, तो ये क्या होगा? इक्वल्स टू FD ऑन मॉडल। थोड़ा मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ।
तो ये ड्रैग फोर्स ऑन प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल्स टू FD on model into LP square VP square into LP square VP square divided by LM square VM square. चेक कर लो, LM square VM. यस, अब क्या करूंगा मैं, FD इन मॉडल कितना है, मुझे पता है कि मॉडल के ऊपर 600 न्यूटन लग रहा है, ये छोटी मॉडल के ऊपर, तो 600 न्यूटन का फोर्स लगा दिया. LP बाई LM, तो LP बाई LM का स्क्वायर लेता हूं यहाँ पे, इंटू VP बाई VM का स्क्वायर करता हूं. अब चेक करो, 600 इंटू LP बाई LM प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाई दिस, तो 4/1, तो 4:1 स्क्वायर इंटू VP 25 बाई VM 100 जो हमने निकाला था. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा. तो 1/4 का स्क्वायर 4/1 दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, 1, ये आ जाएगा 600 न्यूटन. तो FDP इज 600 न्यूटन्स. मतलब कि आपकी रियल सिचुएशन में जब ये कार 25 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगी तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो लगने वाला है वो लगने वाला है 600 न्यूटन का. समझ में आया? क्लियर? तो कैसा यूज करना है. बट यहां पर सबसे बड़ा कोई चीज अगर ट्रिकी है तो वो ये है कि कौन सा नॉन डायमेंशनल नंबर मेरे सिस्टम के लिए काम करेगा. तो अगर आपको ये क्वेश्चन है तो इसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है, क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें खुद नहीं पता रहता कि कौन सा डायमेंशनलेस नंबर मेरी प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो यहाँ पर 2 मेथड अवेलेबल है कि जो मेथड से आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई मुझे अगर स्केल डाउन एक्सपेरिमेंट्स करने हैं या स्केल अप एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो उस केस में कौन सा नॉन डायमेंशनल नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए मेथड्स क्या है, पहली है बकिंघम पाई थ्योरम और दूसरी है रेलिंग्स मेथड. हम अगले लेक्चर्स में दोनों मेथड देखने वाले हैं, कैसे इन दोनों को यूज करके कौन से नॉन डायमेंशनल नंबर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं. ठीक है, कैसे फाइंड करें वो इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं. आई थिंक विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर बोथ दिस मेथड्स. थैंक यू सो मच.